गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में जो धार्मिक विश्वास प्रचलित थे उनकी। हम देखें कि सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक विश्वासों के बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी तक उसकी लिपि पढ़ी नहीं गई है। खुदाई से प्राप्त अनेक मूर्तियां जो प्राप्त हुई हैं, हमें मोहरें मिली हैं, ताबीज मिले हैं, उनके आधार पर ही इतिहासकारों ने सिंधु घाटी सभ्यता में प्रचलित धार्मिक विश्वासों की एक रूपरेखा खींची है। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के निवासियों की धार्मिक परंपरा अति प्राचीन एवं पर्याप्त रूप से विकसित थी। ठीक है, खुदाई में हमें बहुत तरीके से जो मूर्तियां मिली हैं या बहुत जो अंकन प्राप्त हुए हैं, उसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि वे लोग बहुदेववादी थे। बहुदेववादी का तात्पर्य है कि वो किसी एक देवता को नहीं बल्कि अनेक देवी देवताओं की वो पूजा उपासना करते थे। वे प्राकृतिक शक्तियों की विभिन्न रूपों में उपासना करते थे। इस बात की भी संभावना है कि वे लोग एक परम सत्ता, ठीक है, परम सत्ता मतलब एक ऐसी शक्ति जिसने इस सृष्टि का सृजन किया है, मतलब इस सृष्टि का निर्माण किया है, उसको वो पूजते थे या उस पर विश्वास करते थे। उसी परम सत्ता को वो लोग सृष्टि का निर्माता मानते थे। अपने इसी विश्वास के कारण उन लोगों ने शायद तक परम पुरुष और परम नारी की पूजा की। इसमें हम देखते हैं पहला, मातृ देवी की पूजा। सिंधु सभ्यता के जो विभिन्न स्थल मिले हैं उनमें उत्खनन से भारी संख्या में नारी की मूर्तियां मिली है। ये जो नारी की मूर्तियां हैं वो खड़ी पोजीशन में हैं और अर्धनग्न अवस्था में हैं। इतिहासकारों का मानना है कि ये मूर्तियां मातृ देवी या प्रकृति देवी की रही होंगी। कुछ मूर्तियों में जननी का रूप दिखाया गया है। जननी जो मतलब जन्म देती है, जिनमें शिशु को स्तनपान करते हुए प्रदर्शित किया गया है। एक मूर्ति ऐसी भी मिली है जिसमें गर्भ से एक वृक्ष निकलता हुआ प्रदर्शित किया गया है। अतः हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में स्त्री को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था और उसको मातृ देवी के रूप में पूजा जाता होगा। आगे हम बात करेंगे परम पुरुष की उपासना की। हड़प्पा कालीन विभिन्न स्थलों की खुदाई में अनेक मुद्राएं भी मिली हैं। तो उसी प्रकार एक हड़प्पा जो स्थल है वहाँ से एक मुद्रा मिली है। इस मुद्रा पर एक नग्न व्यक्ति योग मुद्रा में चित्रित किया गया है। इसी प्रकार खुदाई में एक अन्य मुद्रा मिली है जिस पर एक योगासीन व्यक्ति का चित्र है। चित्र के दोनों ओर एक एक नाग और सामने दो नाग बैठे हैं। इतिहासकारों का मानना है कि नागों से घिरा हुआ ये योगी का चित्र भगवान शिव का ही होगा। आप लोग सब जानते हैं कि जो हमारे जो पुराणों में या हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं उसमें भगवान शिव के गले में किसको दिखाया गया है? सांप को दिखाया गया है। तो ये मानना है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो भी भगवान शिव से अवगत थे। तो इस प्रकार ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी एक परम पुरुष की पूजा करते थे और उनके जो परम पुरुष थे उसका प्रतीक आधुनिक हिंदू धर्म के भगवान शिव से काफ़ी मिलता जुलता है। इसी धार्मिक विश्वास में एक बात हम ये कह सकते हैं कि ये लोग प्रजनन शक्ति की भी पूजा करते हैं। प्रजनन शक्ति मतलब जो अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाता है। हम अपनी पीढ़ी के लिए आगे वंश को बढ़ाने के लिए संतान उत्पत्ति करते हैं। तो ये भी इस जो संतान उत्पत्ति थे इस कार्य को धार्मिक दृष्टि से देखते थे। हड़प्पा जो सभ्यता है वहाँ के लोग प्रजनन शक्ति की लिंग एवं योनि के प्रतीक के रूप में पूजा करते थे, क्योंकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से हमें बहुत सारे लिंग मिले हैं। ये लिंग जो हैं ये सामान्यतः पत्थर, लाल पत्थर, नीले पत्थर आदि के बने हुए हैं। इनके आकार में छोटे से लेकर 4 फुट की ऊंचाई के लिंग भी मिले हैं। लिंग के साथ साथ हमें खुदाई से पत्थर,
चीनी मिट्टी और सीप के बने बहुत से छल्ले मिले हैं, जिनका आकार आधा इंच से लेकर 4 इंच तक का है। विद्वानों का मानना है कि ये इन छल्लों को योनि का प्रतीक मानकर पूजा करते थे। इसी प्रकार आगे आता है आपका वृक्ष पूजा। खुदाई से हमें बहुत सारी मुद्राएं या मूर्तियां या बर्तनों पर अनेक वृक्षों के चित्र मिले हैं। इनमें जैसे पीपल, बबूल के चित्र, तुलसी, खजूर, नीम आदि के चित्र भी हमें इनमें मिले हैं। इन चित्रों के आधार पर ये कहा जा सकता है कि इस सभ्यता के लोग निश्चित रूप से वृक्ष पूजा करते होंगे। विद्वानों का ये मानना है कि ये वृक्ष पूजा भी 2 रूपों में थी। एक, वृक्ष को उसके प्राकृतिक रूप में पूजना, जैसे तुलसी का पूजन, और दूसरा, वृक्ष को किसी देवता के प्रतीक के रूप में पूजना, जैसे पीपल की पूजा। अतः हम मानते हैं कि भारत में वृक्ष पूजा अभी भी आपको पता प्रचलित है। हम अभी भी तुलसी को भी पवित्र मानते हैं। इसी प्रकार बहुत से स्थानों पे बबूल को पूजा जाता है, पीपल की भी पूजा होती है। तो ये परंपरा हमारे उसी काल से चली आ रही है। इसके बाद आपका जो अगला जो सिंधु घाटी सभ्यता में धर्म में एक पॉइंट आता है वो है पशु पूजा, कि ये लोग पशुओं को भी पूजते थे, क्योंकि बहुत सारे जो खिलौने मिले हैं या बहुत सारी जो मुद्राएं मिली हैं उनमें अनेकों में जो इनको अंकित किया गया है पशुओं को। मोहनजोदड़ो में एक कुबड़दार बैल अंकित किया हुआ है। बैल की भांति भैंस, नाग आदि के चित्र भी मिले हैं। इसी प्रकार हाथी, बाघ, भेड़, बकरी, गैंडा, हिरन, ऊंट, घड़ियाल, गिलहरी, तोता, मोर आदि के भी चित्र मिले हैं। तो इस विद्वानों का मानना है कि जिस प्रकार हम आज के काल में विभिन्न पशुओं को उनको देवताओं की सवारी के रूप में पूजते हैं, जैसे आप जानते हैं कि चूहा किसकी सवारी है? चूहा गणेश जी की सवारी है। इसी प्रकार गरुड़ किसकी सवारी है? गरुड़ भगवान विष्णु की सवारी है। तो ये मानना है कि जिस प्रकार हम आजकल जो पशुओं को पूजते हैं उनके देवता से जोड़कर, शायद इसी तरह से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी इन पशुओं को पवित्र मानकर या धर्म से जोड़कर देखते होंगे। कई आकृतियों में आधे मनुष्य और आधे पशु के चित्र भी मिले हैं, जैसे आधा भेड़, आधा बकरा, आधा हाथी आदि के चित्र भी हमें मिले हैं। इसी प्रकार एक अन्य आता है कि प्रतीक मुद्रा के रूप में भी ये लोग धर्म को मानते थे। इन प्रतीकों के रूप में जैसे सींग, चक्र, स्तंभ, स्वास्तिक आदि के भी हमें चित्र मिले हैं, मुद्राओं पे मिले हैं, बर्तनों पे मिले हैं। तो इसी प्रकार ये मानते हैं कि ये इन जो प्रतीक थे इनको ये क्या मानते थे? पवित्र मानते होंगे। आपको पता है कि स्वास्तिक का चिन्ह अभी भी शुभ कार्यों में हमारे घरों में बनाया जाता है। एक जो बात करते हैं हम धार्मिक प्रथाओं की, कि इन जो विभिन्न जो मुद्राएं मिली हैं किसकी? सिंधु घाटी सभ्यता की। तो उससे ये पता चलता है कि उस काल में जो धार्मिक प्रथाएं थी वो बहुत अधिक विकसित रूप में रही होंगी। हमें उस काल का कोई ऐसा भवन तो नहीं मिला जिसे हम मंदिर कह सकें या कोई और धार्मिक स्थल कह सकें। तो ये मानना है कि वो उस समय शायद मंदिर नहीं जानते होंगे, लेकिन मुद्राओं पर अंकित कुछ स्तंभों के ऊपर धूप दीप जलते दिखाया गया है। तो इससे ये पता चलता है कि ये लोग धूप दीप का प्रयोग करते होंगे। इसी प्रकार संगीत एवं नृत्य के द्वारा देवताओं को प्रसन्न करने की परिपाटी भी रही होगी। इसी प्रकार एक जो महत्वपूर्ण बिंदु आता है वो है कि इस काल में ये लोग बलि प्रथा से भी प्रचलित या बलि प्रथा भी बहुत अधिक मात्रा में यहाँ प्रचलित थी या लोग इस चीज़ से अवगत थे। अब हम बात करेंगे मृतक संस्कार की। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो जो मृतक संस्कार जो करते थे वो भी 3 तरीके से करते थे। पहला, पूर्ण समाधि के अंतर्गत। इसके अंदर क्या होता था कि समाधि सामग्री एवं अर्पण के साथ पूर्ण मृत शरीर को समाधिस्थ कर दिया जाता था। ठीक है। दूसरा है आंशिक समाधिकरण, जिसमें शव को पशु पक्षियों के खाने के बाद बचे हुए भाग को मिट्टी के पात्र में रखकर जमीन में गाड़ दिया जाता था।
और तीसरा था आपका अग्नि संस्कार, जिसमें शव को जलाया जाता था। ये आपके मृतक संस्कार इस काल में प्रचलित थे। तो हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो वो है, क्या कहते हैं उसको, धार्मिक जो प्रथाएं हैं, धार्मिक विश्वास है, वो बहुदेववादी था। बहुत सारे जो अलग अलग क्या बने हुए थे, इसके अंदर अलग अलग चल रहे थे, उनके अलग अलग संस्कार थे। अब जो वो परम पुरुष की भी पूजा करते थे, परम नारी की भी पूजा करते थे मातृ देवी के रूप में, प्रतीकों की भी वो पूजा करते थे, वृक्ष पूजा भी करते थे और पशु पूजा भी करते थे। अर्थात उन्होंने प्रकृति की हर शक्ति को देवताओं के रूप में देखा। अब हम बात करते हैं उनके सामाजिक जीवन की। जब हम सिंधु घाटी सभ्यता के समाज की बात करते हैं तो देखते हैं कि उनका समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था। पहला वर्ग विद्वानों का, ठीक है। दूसरा वर्ग योद्धाओं का, जो क्या काम करते थे, युद्ध क्षेत्र का अस्त्र शस्त्र का काम करते थे। तीसरा वर्ग व्यापारियों का, और चौथा वर्ग जो किसान, श्रमिक, गृह सेवक हुआ करते थे, उनकी बात करते हैं। सामाजिक जीवन में एक बात आती है परिवार की। इतिहासकारों का मानना है कि जो बहुत सारी मूर्तियाँ मिली हैं, बहुत सारी मोहरों पे अंकन मिला है, उनसे उनका मानना है कि शायद तक उस काल में परिवार मात्र सत्तात्मक रहा होगा, ठीक है। और एक ये भी है कि उस समय जो परिवार था वो संयुक्त परिवार था, मतलब उसमें परिवार के सभी सदस्य एक साथ रहते होंगे। फिर बात आती है नारी का स्थान। अब हमें पता है कि जो मूर्तियों का जो अंकन मिला है या जो नारी मूर्तियाँ मिली हैं, उनसे पता चलता है कि उस काल में नारी का स्थान उच्च ही रहा होगा, क्योंकि जो स्त्रियों में एक तो पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। इसका मतलब है कि वो धार्मिक एवं सामाजिक उत्सवों में पुरुषों के साथ समान रूप से भाग लेती थी। इससे क्या हुआ होगा, समान रूप से भाग लेती थी, उनको बराबर का सम्मान मिला होगा। विकास की दृष्टि से भी ये काल महत्वपूर्ण रहा होगा। फिर हम बात करते हैं रहन सहन की। खुदाई से प्राप्त जो हमें बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, उनमें अस्त्र शस्त्रों की कमी है। अस्त्र शस्त्र हमें कम मिले हैं, तो ये मानना है कि उस काल में हड़प्पा के जो लोग हैं शायद शांति प्रिय थे, वो समृद्ध जीवन बिताते हैं। खुदाई से प्राप्त अनेक भोग विलास की वस्तुएं मिली है, इनसे पता चलता है कि वो लोग एक आराम पूर्वक जीवन व्यतीत करते थे। हमें बहुत सारी थालियाँ, कटोरी, गिलास, परात, तश्तरियाँ मिली हैं, तो ये सब संपन्नता की निशानी है। इसके अलावा हमें उस काल के अंदर आभूषण जो मूर्तियाँ मिली हैं या जो चित्र मिले हैं, उनमें महिलाओं और पुरुषों को आभूषणों के साथ दिखाया गया है। तो इससे स्पष्ट होता है कि वो लोग आभूषण भी बहुत अधिक मात्रा में पहनते थे। खुदाई से उस्तरा भी मिलता है, जिससे पता चला है कि वो लोग हजामत भी किया करते थे। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिली हैं जो उनके विलास प्रिय जीवन को इंगित करती हैं। आगे बात करेंगे हम खान पान की। जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के ही थे। शाकाहार में वो लोग गेहूँ, जौ, चावल, दाल, तिल आदि का प्रयोग करते थे। उसी प्रकार मांसाहार में वो लोग मछली, सूअर, भेड़, मुर्गे आदि का मांस खाते थे। इसके अलावा पशुओं के दूध का प्रयोग भी वो जानते थे। दूध से घी निकालने की भी मात्रा से वो अवगत थे। आगे हम बात करेंगे आमोद प्रमोद की। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो आमोद प्रयोग के शौकीन थे। मछली पकड़ना, तीर कमान से शिकार करना, ये उनको भलीभांति आता था। इसके अलावा सांडों, मुर्गों, तीतर और बटेर की लड़ाई भी वो लोग अच्छे से करवाया करते थे। खेल कूद और व्यायाम में भी उनकी रुचि थी। इसके अलावा वहाँ पत्थर, मिट्टी और हाथी दांत की बनी हुई गोटियाँ भी मिली हैं। इससे पता चलता है कि वो लोग जो पासा, जो शतरंज वगैरह जो खेल होते हैं, चौपड़ जो होता है, उससे वो भलीभांति अवगत थे। नृत्य संगीत भी उनका शौक था। कई मुद्राओं पर तबले और ढोल की आकृतियाँ मिली हैं। तो इन सब से पता चलता है कि उस ज़माने में लोग आमोद प्रमोद में बहुत अधिक खर्च करते थे या सुखी संपन्न जीवन बिताते थे। आगे हम बात करते हैं शिक्षा की। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पढ़ना लिखना तो जानते थे, क्योंकि हमने कई मुद्राओं पर उनकी जो लिपि देखी है या खुदाई से अनेक तख्तियाँ भी मिली हैं। लकड़ियों की इन तख्तियों पर लकड़ी की कलमों से लिखा जाता था। बहुत सारे जो खिलौने मिले हैं, तो इन खिलौने से जो विद्वानों ने अनुमान लगाया है कि बच्चों को प्रत्यक्ष ज्ञान
उपलब्ध कराने के लिए ये खिलौने बनाए गए हैं। इसके अलावा तौल और माप के निश्चित साधनों से अनुमान लगाया जाता है कि बच्चों को अंकगणित की शिक्षा दी जाती होगी। इसके अलावा हड़प्पा कालीन लोग दशमलव पद्धति से भी परिचित थे। वो लोग ज्यामितीय सिद्धांतों से परिचित है, क्योंकि उनका जो भवन निर्माण और नगर निर्माण है वो एक निश्चित योजना के द्वारा बनाया गया था। इसके अलावा वो लोग ज्योतिष विद्या, चिकित्सा विद्या में भी पारंगत थे। विद्यार्थियों को संगीत, नृत्य और चित्रकला की शिक्षा भी दी जाती थी। आगे बात आती है लिपि की। जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है उसको कहा जाता है बस्त्रोफैदन। ठीक है, उस जो उनकी लिपि है उसका नाम क्या है? बस्त्रोफैदन। इसमें जो पहली पंक्ति होती है वो दाहिनी ओर से बाईं ओर लिखी जाती है और दूसरी जो पंक्ति होती है वो बाईं ओर से दाहिनी ओर लिखी जाती है। अर्थात हम जो एक तरफ से लिखना शुरू करते हैं तो अगली लाइन खत्म होती है वापस उसी में आते हैं। वो लोग ऐसा नहीं करते थे। वो लोग पहले दाईं ओर से लिखते थे पहली पंक्ति में और अगली पंक्ति में बाईं ओर से लिखते थे, फिर उसके बाद दाईं ओर से लिखते थे। ये उनकी एक लिखने की स्टाइल थी। इसके अलावा जो उनकी लिपि है वो लेख चित्र लिपि है। इसको चित्रात्मक लिपि भी कहा जा सकता है, क्योंकि लिपि का प्रत्येक चित्र अथवा चिन्ह किसी विशेष शब्द को प्रकट करता है। अभी तक विद्वानों ने 396 चिन्हों की सूची बनाई है, पर दुख इस बात का है कि वो लिपि अभी पढ़ी नहीं जा सकी है। अब बात करते हैं हम कला की। कला के अंदर आपको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में वो लोग नगर निर्माण कला से भलीभांति अवगत थे। भवन निर्माण भी उन्होंने बहुत, आपने हमने पहले चैप्टर में देखा कि बहुत अच्छे से एक निश्चित योजनाबद्ध तरीके से बनाया। इसके अलावा संगीत, नृत्य, मूर्तिकला आदि में भी वो लोग पारंगत थे। पत्थर की मूर्तियाँ वो लोग बनाते थे। इसके अलावा मिट्टी की मूर्तियाँ बनती थी, उनको पकाया जाता था। तो देखते हैं कि वो लोग विभिन्न कलाओं में अत्यधिक पारंगत है। जैसे एक नर्तक की मूर्ति मिली है हमको। चित्रकला में भी उनकी बहुत अधिक रुचि थी। विभिन्न रेखाओं और बिंदुओं के माध्यम से उन्होंने बर्तनों पर चित्रकारी की। विभिन्न पशुओं और पेड़ पौधों के उन्होंने चित्र बनाए और ये चित्र सजीव और स्वाभाविक हैं। ठीक है। इसके अलावा वो लोग धातु कला से भी परिचित थे। धातुओं से भी वो लोग अनेक तरीके के जो खिलौने बनाए उन्होंने या बर्तन बनाए, ये सब भी वो लोग परिचित है। तो हम देखते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे उनका समाज बहुत अधिक विकसित समाज था। ठीक है। हम जब उनके अवशेषों को देखते हैं, उनके बर्तनों के अवशेषों को देखते हैं या उनकी जो उन्होंने चित्र बनाए उन चित्रों के माध्यम से उस काल के समाज को देखने की कोशिश करते हैं या उन्होंने जैसा जीवन जिया उसको देखने की कोशिश करते हैं, तो मानते हैं कि उस समय का समाज बहुत समृद्ध और उन्नत था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने अपने उस काल में ही बहुत अधिक मात्रा में विकास कर लिया था और भारतीय समाज में जो हम आधुनिक काल में जो विशेषताएं देखते हैं वो उस काल में सिंधु घाटी सभ्यता में थी। संयुक्त परिवार प्रथा हम देखते हैं आज भी है, उस काल में भी थी। या समाज जिन वर्गों में विभाजित है वो उस काल में भी रहा होगा। ये हम उस समय के अवशेषों से पता लगाते हैं। और इसके अलावा जो लिपि है, जो शिक्षा व्यवस्था है, आमोद प्रमोद के साधन है, उनका रहन सहन है, इन सब से हम उनके एक उच्च जीवन का अनुमान लगाते हैं कि वो एक सटीक, एक सुंदर, समृद्ध जीवन व्यतीत कर रहे थे। ओके, थैंक यू।